हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा बैक का सब्जेक्ट है, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को डिस्कस करेंगे। ये 10 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसके थ्रू पूरे सिलेबस को कवर करता है और आपको ये बताता है कि किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका जो टॉपिक्स है अगर वो कवर हो जाएगा तो आप इजीली कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप वो कर सकते हो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। अगर किसी को पीडीएफ बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ बाय कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं करनी है तो नो प्रॉब्लम, आप लोग वीडियो लेक्चर फ्री है, उससे भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सामाजिक न्याय की आलोचनात्मक पर चर्चा कीजिए, और इसके ऑप्शन में है कि संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेद है उनके साथ सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक न्याय है उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो पहले परिचय देखते हैं इसका। तो जो सामाजिक न्याय है वो एक ऐसी विचारधारा है, मतलब एक ऐसा विचार है जो समाज के अंदर समानता, समान अवसर और जो भेदभाव से मुक्त जीवन जो निश्चित है वो सुनिश्चित करने में हमारी मदद करता है। वो समाज के अंदर समानता लेकर आता है, हमारे जो भेदभाव की जो नीतियां हैं इसको मिटा देता है, इससे मुक्त कर देता है हमें। तो ये सारी जो चीजें उनको खत्म करने की कोशिश करता है। तो यही विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार, उसकी गरिमा, उसकी आवश्यकता के अनुसार जीवन जीने का उसे अवसर मिलना चाहिए कि वो अपनी मन से अपना जीवन जी सकता है, उसके सारे अधिकार उसे प्राप्त होने चाहिए। चाहे उसकी जो जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, मतलब उसकी वो जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, ये आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन उसके जो अधिकार है वो उसे मिलने चाहिए। तो जो भारतीय संविधान है उसका उद्देश्य यह है कि उसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रावधान जो किए गए सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक न्याय है इन सब की नींव रखते हुए। तो इस आंसर में हम यही पढ़ेंगे सामाजिक न्याय की आलोचना क्या है, और फिर संविधान के प्रशासनिक जो अनुच्छेद है उसके तीनों पहलुओं की जानकारी लेंगे। तो पहले सामाजिक न्याय की आलोचना देख लेते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या है इसके, तो समानता की स्थापना। तो सामाजिक जो न्याय है उसका उद्देश्य है कि समाज में सभी वर्गों को बराबरी का दर्जा मिले और ये जो भेदभाव इसको मिटाकर एक समरस मतलब समाज का निर्माण किया, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो आरक्षण व्यवस्था में तो जो वंचित वर्ग के जैसे अनुसूचित जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, पिछड़े वर्ग के है ना, उनकी शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। उनके साथ भी सबको एक समान समझा जाए, इन लोगों को भी वो अधिकार दिए जाए जो सभी लोगों को दिए जाते हैं आरक्षण व्यवस्था में। और न्यायपालिका की सक्रियता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर सामाजिक न्याय की व्याख्या करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जैसे कि मंडल कमीशन का समर्थन और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की वैधता। ठीक है, तो ये भी समान रूप से सबको मिलने चाहिए। तो नकारात्मक पक्ष भी है इसके कुछ। तो राजनीतिक दुरुपयोग, जो सामाजिक जो न्याय है उसका मुद्दा कई बार राजनीतिक दलों द्वारा केवल वोट बैंकों के लिए इस्तेमाल किया गया है, इससे इसका जो मूल उद्देश्य है वो कमजोर हो गया है। आरक्षण बनाम योग्यता, मतलब जो आरक्षण की नीति है उसमें ये आलोचना करके बता रहे हैं कि इसमें योग्यता की अनदेखी होती है, तो लोगों की जो योग्यता है वो नहीं देखी जाती है, बल्कि एक नई तरह की जो असमानता है इससे उत्पन्न होती है। अगर आप किसी की योग्यता नहीं देखोगे, ऐसे रिजेक्ट कर दोगे, तो इससे जो उनकी असमानता की जो नीति है वो उत्पन्न हो जाती है। जातिवाद की पुनर्पुष्टि, तो कुछ लोगों का मानना है कि सामाजिक न्याय की जो नीतियां हैं वो जातिवादी सोच को और मजबूत करती है, क्योंकि ये जाति के आधार पर विशेषकर अधिकार देती है। और शहरी ग्रामीण अंतर, तो जो सामाजिक न्याय है उसमें न्याय की जो योजनाओं का जो लाभ है वो शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक लोगों को मिल रहा है, जबकि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में लोग अभी भी इन सबसे वंचित है, क्योंकि उन्हें इस चीज के बारे में पता नहीं है, वो लोग शिक्षित नहीं है, तो इस चीज का उनको ज्ञान नहीं है। संविधान के प्रशासनिक अनुच्छेद के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का विश्लेषण करना है। तो भारतीय जो संविधान है उसके प्रस्तावना में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि भारत एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है
और सभी नागरिकों का न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इसको प्रदान करेगा। तो सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हैं, तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया। तो सभी नागरिकों को कानून के समान समक्ष और कानून के समान सुरक्षा का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 15(4) से और 16(4) में तो राज्य को जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देती है। तो अनुच्छेद 46 में यह राज्य का कर्तव्य है कि वे अनुसूचित जातियां और जनजातियों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों से उनकी रक्षा करें। तो शैक्षणिक रूप से भी उनकी रक्षा करें और आर्थिक रूप से भी। अनुच्छेद 46 में ये बताया गया है। विश्लेषण यह है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य समाज के जो कमजोर लोग हैं ना उनको मुख्य धारा में लाना और उन्हें समान अवसर देना, और जो आरक्षण नीति है, छात्रवृत्ति है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं है, सामाजिक न्याय, इन सब चीजों से ये सबसे जो सारे पॉइंट्स हैं ये मजबूत होते हैं। तो अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय में। तो राजनीतिक न्याय के अंदर अभी हमने समानता की न्याय की बात की थी, सामाजिक न्याय की, तो उसमें ये अनुच्छेद थे। अब राजनीतिक न्याय के अंदर क्या है, तो अनुच्छेद 326 में ये विस्तृत मताधिकार, तो सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान देने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 326 में। और लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे संसद, राज्य विधानसभाएं, ग्राम पंचायतें, सभी को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी लेने का भी अधिकार है। विश्लेषण, तो जो राजनीतिक न्याय है वो ये सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को शासन में भाग लेने का अधिकार हो, जिससे वो लोकतंत्र भी मजबूत होता है। और आरक्षित जो सीटें हैं उनके माध्यम से वंचित वर्ग की जो राजनीतिक भागीदारी है ये उनसे ये सुनिश्चित की जाती है इसके अंदर। अब बात करते हैं आर्थिक न्याय की। तो आर्थिक न्याय में अनुच्छेद 39 तो सभी नागरिकों को समान वेतन और समान कार्य की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 41 से 43 में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता, इन सब के अधिकार उनको दिए जाते हैं। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें गरिमा के साथ जीवन यापन भी शामिल होता है। ठीक है, तो विश्लेषण इसका आर्थिक न्याय का उद्देश्य यही है कि समाज के हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। और मनरेगा, जनशक्ति योजना और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इन सभी दिशाओं में ये सारे कदम उठाए गए इनके लिए। तो न्याय के जो ये 3 पहलू हैं इनका सामूहिक महत्व है वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय में ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना सामाजिक समानता राजनीतिक भागीदारी ही अधूरी है और आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना सामाजिक सम्मान अधूरा है। तो संविधान ने इन तीनों को ही समग्र रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसके अंदर सामाजिक न्याय का स्थान केंद्रीय है। ये न केवल एक नैतिक दायित्व है बल्कि एक संवैधानिक संकल्प भी है। हालांकि सामाजिक न्याय की अवधारणा ने कई सकारात्मक परिणाम दिए हैं, फिर भी इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां आई, जैसे राजनीतिक दुरुपयोग, संसाधनों की कमी, समाज में जो गहरी जड़ें जमा हो चुकी हैं, असमानता है। इन सभी के बावजूद भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य यही है कि भारत को एक सशक्त, समानता मूल और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाता है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप हर व्यक्ति को उसका न्याय मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में धर्मनिरपेक्षता में ना तो ईश्वर विरोधी है और ना ही ईश्वर समर्थक, इस कथन की व्याख्या करनी है और संवैधानिक मूल्य का राष्ट्र निर्माण में योगदान पे चर्चा करें। हाँ, तो इसका परिचय देख लेते हैं कि भारत एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय देश है। भारत के अंदर कितने धर्म के मतलब सारे धार्मिक लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख, ईसाई, सारे धार्मिक मिलजुल कर रहते हैं। कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग भी रहते हैं, अलग अलग भाषाओं का देश भी है। तो ये कि बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय देश भी है। यहाँ पर विभिन्न धर्म, जातियां, विशेष जो भाषाओं के लोग हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। ऐसी विविधता को एक सूत्र में बांधने के लिए हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और अन्य संवैधानिक जो मूल्य है उनको विशेष स्थान दिया गया। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक समूल तत्व है जिसके अंदर संवैधानिक मूल्य राष्ट्र निर्माण की ये रीढ़ बना हुआ है। तो सांसद में हम इसको ही पढ़ेंगे और फिर संवैधानिक मूल्य के राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान पर चर्चा करेंगे कि क्या योगदान दिया। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता ना तो ईश्वर विरोधी है और ना ही ईश्वर समर्थक है। तो ये कथन ना भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक अनूठी प्रगति को दिखाती है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ना तो यह है कि राज्य धर्म का विरोध करता है, मतलब ईश्वर विरोधी, और ना ही ये कह सकते हैं कि वो किसी एक धर्म का समर्थन करता है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के क्या मुख्य लक्षण है, तो जो सभी धर्म है उनके प्रति समान
समान सम्मान। तो भारत का जो राज्य है वो ना किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, वो ना किसी का विरोध करता है, वो सभी धर्मों को एक समान ही मानता है। ठीक है, धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसकी गारंटी देती है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता, पूजा पद्धति, समाज और धार्मिक जो प्रचार है उसका अधिकार भी उनको दिया गया है कि तो उनको अधिकार है और इसके अंदर ये चीज नहीं है कि किसी भी एक धर्म को उन्होंने मान्यता दी है, बल्कि उन्होंने सभी धर्मों को एक समान देखा है। तो राज्य और धर्म का संतुलित संबंध। तो भारत में राज्य पूरी तरह से धर्म से अलग नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है और ना ही उसको दबाता है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो नकारात्मक नहीं है, यानी वो धर्म को पूरी तरह से नकारती नहीं है, बल्कि सकारात्मक रूप से हर धर्म को समान अवसर देती है। तो उदाहरण जैसे सरस्वती पूजा, रमजान, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सभी जो धार्मिक जो पर्व है इसको सरकारी स्तर पर मान्यता मिलती है, लेकिन जो सरकार है वो किसी एक को भी प्राथमिकता नहीं देती है। इसलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता एक समानविक दृष्टिकोण है, जहाँ ईश्वर में आस्था रखना या ना रखना दोनों ही निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, और ये राज्य केवल निष्पक्ष भूमिका ही निभाता है इसके अंदर। तो संवैधानिक मूल्य का राष्ट्र निर्माण में योगदान। तो भारत में जो संविधान है वो केवल एक ऐसा कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसी नैतिक दिशा निर्देश भी है जो राष्ट्र को एक समता मूलक, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की ओर लेके जाता है। इसके मूल में कुछ विशेष मूल्य हैं जिन्हें संवैधानिक मूल्य कहा जाता है। जैसे ये मूल्य भारत के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य संवैधानिक मूल्य, उनका योगदान। तो स्वतंत्रता की बात करते हैं, लिबर्टी। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है नागरिकों को अपनी पहचान, आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर देती है। योगदान, ये जो व्यक्तिगत विकास है इसको बढ़ावा देती है, इससे एक प्रगतिशील और विवेकशील समाज भी बनता है। समानता, इक्वलिटी में, तो जब भी सभी नागरिक हैं उनको कानून के समक्ष समानता और समान और अवसरों की समानता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 14 से 18 में ये चीज बताई गई है। योगदान, तो जाति, लिंग, धर्म आदि इनके आधार पर भेदभाव को खत्म करके एकता और अखंडता को बल दिया गया है। बंधुता, तो फ्रेटर्निटी की बात करें तो सभी नागरिकों के बीच बंधुत्व की जो भावना है उसको प्रोत्साहित करता है, जिससे समाज में सौहार्द और शांति बनी रहती है। योगदान क्या, ये सामाजिक एकता का अधिकार बनती है और देश को विघटन से भी बचाती है। धर्मनिरपेक्षता, तो राज्य जो है वो किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण भी अपनाता है। योगदान, ये धार्मिक सौहार्द और सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बढ़ावा देता है। लोकतंत्र की बात करें तो जो जनता को सरकार चुनने का अधिकार है। योगदान, हर जो लोगों की राष्ट्र की नीति निर्धारण प्रक्रिया है उसमें भाग लेने का अवसर देता है, इससे शासन पारदर्शी हो और जवाबदेही भी बने। ठीक है, न्याय की बात करते हैं तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी है ताकि समाज के सभी वर्ग है उसको समान अवसर मिल सके। और योगदान ये है कि ये असमानता को मिटाकर एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखता है। संवैधानिक मूल्यों का समृद्ध प्रभाव क्या है, तो ये मूल्य न केवल शासन प्रणाली को दिशा देते हैं, बल्कि जो नागरिक हैं उनको भी अपने कर्तव्य, अधिकार के प्रति उनको जागरूक बनाते हैं। ये मूल्य भारत का एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में मदद करते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण से इन्हीं मूल्यों पर इसे निर्धारित है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता उसकी विशेषता यही है, ये ना तो ईश्वर विरोधी है और ना ही धर्म समर्थक, मतलब ये ना तो किसी एक धर्म का विरोध करता है और ना ही किसी एक धर्म को बढ़ावा देता है। सभी धर्मों को इसमें समान अवसर दिया गया है। तो इसी प्रकार हमारे संविधान में नहीं जो मूल्य, जो राष्ट्र निर्माण की आत्मा है, ये मूल्य ना केवल शासन को एक दिशा देते हैं, बल्कि नागरिक को भी एक आदर्श समाजवाद का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो जब धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्य मिलकर कार्य करते हैं तो वो भारत को एक समावेशी, समानता आधारित और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रभुता पर टिप्पणी कीजिए और इसके मौलिक कर्तव्यों में परिवर्तनीय क्यों नहीं है, इसकी व्याख्या भी कीजिए। तो आंसर है इसका, भारतीय संविधान न केवल नागरिकों को अधिकार देता है, बल्कि कुछ जो कर्तव्य है उसको निभाने की जिम्मेदारी भी सौंपता है। ये संविधान भारत को एक संपूर्ण,
संप्रभु राष्ट्र घोषित करता है। संप्रभुता किसी भी राष्ट्र की पहचान का मूल तत्व है, जहाँ मौलिक कर्तव्य है वो नागरिकों के चरित्र चित्रण राष्ट्र की एकता को मजबूत करने का आधार है। तो इस आंसर में हम इसी चीज को पढ़ेंगे। संप्रभुता पर टिप्पणी, तो संप्रभुता पर टिप्पणी देखते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। जब हम कहते हैं कि भारत एक संप्रभु गणराज्य, मतलब इसका मतलब ये है कि जो भारत है वो किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार रखता है, क्योंकि संपूर्ण रूप से गणराज्य है। संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता, तो इसका मतलब है कि देश की संसद, न्यायपालिका और अन्य संस्थाएं अपने लिए स्वयं कानून बनाती हैं और देश में जो कानून है उसका शासन भी होता है। तो ब्रह्म संप्रभुता, तो भारत का कोई भी जो बाहरी देश नियंत्रण है वो इसका नियंत्रण नहीं कर सकता, कोई भी एडिशनल देश होता है, और ना ही किसी विदेशी संस्था का आदेश भारत पर बाध्यकारी होता है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे देश की संसद, न्यायपालिका और अन्य जो संस्थान है जो देश हमारे देश की हैं उनका कानून ये लोग स्वयं बनाते हैं, अपने अपने कानूनों पर आधारित होती है। कोई बाहरी देश के कानून यहाँ पर नहीं चल सकते और ना ही हम नियंत्रण कर सकते हैं हमारे देश में। तो जो संविधान है उसमें संप्रभुता का उल्लेख, तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लेते हैं। ठीक है, शपथ लेते हैं। भारतीय जो संयुक्त राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन सभी के सदस्य होते हुए भी उनके आदेशों को अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार स्वीकार भी करते हैं। तो महत्व क्या है? जो संप्रभुता है वो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, अपनी सेना रखने का अधिकार, अपनी संसद द्वारा कानून बनाने की क्षमता को सुनिश्चित करती है, और ये भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान देती है, जहाँ जनता ही सर्वोच्च सत्ता की धारक भी होती है। तो मौलिक कर्तव्य है वो परिवर्तनीय क्यों नहीं है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है, जिन्हें 46वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, और वर्तमान संविधान में 11 मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य है वो शामिल है। ये कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र, समाज, संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। तो परिवर्तनीय का अर्थ, तो किसी एक अधिकार या कर्तव्य को परिवर्तनीय तब कहा जाता है जब उस पर अमल ना होने पर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर राहत मांग सकता है। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार है वो परिवर्तनीय क्यों नहीं है? तो संवैधानिक जो प्रकृति है वो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक और सामाजिक दायित्व है, तो इन्हें प्रेरणादायक तत्व के रूप में जोड़ा गया था, ना कि न्यायिक दायित्व के रूप में। और कोई भी जो कानूनी दंड नहीं है, मतलब यहाँ पे जो यदि कोई नागरिक है वो मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसे दंडित ही किया जाएगा, कि ये न्यायालय में लागू नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था पर यह आरोप लगाकर न्यायालय में नहीं ले जा सकता कि उन्हें कोई मौलिक कर्तव्य नहीं निभाया है। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य, तो इनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, जिम्मेदारी और सामाजिक चेतना उत्पन्न करता है, ना कि कानूनी बाध्यता। तो हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, तो कुछ मामलों में न्यायालयों में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको हवाला देकर निर्णय दिए गए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय एकता के मुद्दों पर न्यायपालिका ने मौलिक कर्तव्य को नीति निर्देशक तत्वों की तरह उपयोग किया है। तो ये स्पष्ट होता है कि कर्तव्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी हुए हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं कि जो संप्रभुता है वो एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का जो प्रतीक है। भारत एक पूर्ण जो रूप से स्वतंत्र राष्ट्र भी है, इसमें जो नीतियां निर्माण ये स्वयं ही तय करता है, और जो मौलिक कर्तव्य है जैसे भारतीय जो नागरिक संविधान के प्रति जिम्मेदार और सजग बनाने का भी प्रयास करता है। इसलिए ये उन्हें परिवर्तनीय नहीं बनाएगा, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो कानूनी बाध्यता से अधिक नैतिक शिक्षा और प्रेरणा देना है। और हमें ये समझना चाहिए कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का पालन भी उतना ही आवश्यक है, तभी एक मजबूत और समर्पित राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं वो बताने हैं, और भारत के नागरिक हैं उनके लिए भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको विस्तार पूर्वक बताइए और उनके महत्व को भी समझाना है।
तो परिचय देख लेते हैं पहले। भारत का जो संविधान है वो न केवल नागरिकों को मौलिक जो अधिकार देता है बल्कि उनसे कुछ जो कर्तव्य के पालन को भी अपेक्षाकृत करता है। जैसे अधिकार हमारे लिए विकास स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, वैसे ही कर्तव्य हमारे समाज के राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है। तो भारत में जो मौलिक कर्तव्य के संविधान है उसमें 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था और इन कर्तव्य का उद्देश्य नागरिकों को संविधान, राष्ट्र, समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना है। तो इस आंसर में हम ये चीज लिखेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है कि भारत जो नागरिक है उनके लिए कितने मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं। तो भारत जो वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं जो संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेद 51A में बताया गया है। तो ये जो मूल्य कर्तव्य है ये मतलब मूल्य जो मूल रूप से नागरिकों को नैतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्व है उसको दिखाते हैं। 1976 में इनकी जो संख्या है वो 10 थी, जिसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक जो स्वतंत्र मतलब एक कर्तव्य जो जोड़कर इनको 11 कर दिया गया था। तो भारतीय संविधान में नहीं जो मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में बताया जा रहा है। संविधान का पालन करना और उनके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो ये नागरिक को संविधान के प्रति निष्ठावान और रहने और प्रतीक जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा है हमारा स्वतंत्र संग्राम के आदर्शों को हृदय में मतलब हृदय गमन करना और उनका पालन करना। तो देश को आजादी दिलाने वाले के बलिदान को याद रखना और उनकी सोच को जीवन में भी अपनाना। लेकिन सारे जो महापुरुष हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कितना कुछ किया था, तो हमें उनकी प्रेरणा, हमें उनसे कुछ सीखना भी चाहिए और उनके जो बलिदान है उसको याद भी रखना चाहिए, उसको अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया था हमारे देश के लिए। तो भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे आकर्षण बनाए रखना। तो राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों से दूर रहना और देश की सुरक्षा करना। तो देश की सुरक्षा, 4th पॉइंट है देश की रक्षा करना और जब भी आवश्यकता और राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना। जब आपदा, युद्ध या किसी संकट के समय भी देश के प्रति सेवा भाव रखना है। सभी 5th हमारा सभी प्रकार के जो लोग हैं उसमें समरसता, भाईचारे की जो भावना है उसको बढ़ावा देना और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना जो महिलाओं का सम्मान भी करते हैं। जैसे जाति, धर्म, भाषा, लिंग इन सभी के आधार पर भेदभाव ना करना और सभी के साथ समान व्यवहार भी करना। समाज में प्रथाओं से प्रेरित अपमानजनक कार्यों से बचना जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है। तो महिलाओं का समान अधिकार देना और उनकी गरिमा भी बनाए रखना। प्राकृतिक निर्णयों की रक्षा करना, जैसे पेड़, वन जीवन, झील, नदियां आदि और करुणा की भावना रखना। तो पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं के प्रति भी दया रखना। 8वां है वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना को प्रोत्साहित करने से अंधविश्वासों उनको दूर रखना और जो तर्क आधारित दृष्टिकोण है उनको अपनाना। 9th है सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। जैसे बस, रेल, सरकारी इमारतें इन सबको नुकसान ना पहुंचाना। व्यक्तिगत और सामाजिक जो गतिविधि है उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करने से जो अपने काम को पूरी ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ करना। 11वां है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना। 86वां संशोधन 2002 में तो ये कर्तव्य माता पिता और अभिभावकों पर भी लागू होता है। तो मौलिक कर्तव्यों का महत्व, तो जो नागरिक में जिम्मेदारी की भावना। तो जो नागरिक है जो कर्तव्य नागरिकों को केवल अधिकारों की मांग करने वाला नहीं है बल्कि भारतीय राष्ट्र के प्रति ये उत्तरदायित्व बनाता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा। तो संप्रभुता, एकता, राष्ट्रीय प्रेम को बढ़ावा देने वाले ये कर्तव्य भारत की अखंडता को बनाए रखने में मदद करते हैं। सामाजिक समरसता है उसका निर्माण। तो भाईचारे और समानता और लैंगिक समान जैसे कर्तव्य समाज में सौहार्द और समरसता पैदा करते हैं। पर्यावरण एवं सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा। तो प्राकृतिक संसाधन, ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करने के लिए जो कर्तव्य नागरिक है उनको सचेत भी करते हैं। लोकतंत्र की मजबूती। तो कर्तव्यों के पालन से जो लोकतंत्र है वो अधिक जागरूक, उत्तरदायित्व और मजबूत भी बनता है, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूती आती है, लोगों का अधिकार, तो जनता का इसमें मतदान का अधिकार मिलता है। तो इससे जो लोकतंत्र की मजबूती आती है क्योंकि लोगों को जागरूक करता है अपने अधिकारों के लिए, अपने उत्तरदायित्व के लिए।
निष्कर्ष है कि मौलिक जो कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान की एक आत्मा है जो नागरिकों को केवल अधिकार प्राप्त करने वाला नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में ये उनको प्रेरित करते हैं। इनकी संख्या 11 है और वो राष्ट्र के प्रति नागरिकों की आस्था, निष्ठा और जिम्मेदारियों को भी बताते हैं। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है क्योंकि फिर भी इनका महत्व है वो किसी भी अधिकार से कम नहीं होता। अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन एक सशक्त, जागरूक और प्रगतिशील भारत का निर्माण भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है और क्या प्रस्तावना संशोधन में इसका किया जा सकता है? प्रस्तावना की जो मुख्य विशेषता है उसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर ये बताया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया गया है। ये संविधान के उद्देश्य, आदर्श, मूलभूत सिद्धांत है उसको संक्षेप में प्रस्तुत करता है। ये बताते हैं कि संविधान किस प्रकार से भारत का निर्माण करती है, ऐसे कि संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस आंसर में हम इसी चीज को समझेंगे और इसके समाजवादी शब्द का अर्थ भी देखेंगे। तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? तो समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? समाजवादी शब्द है ना वो भारत को आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं से जोड़कर रखती है। इसका मतलब है कि संपत्ति और संसाधनों के समान वितरण है और समाज में आर्थिक समानता ना हो। तो ये शब्द ये सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष वर्ग के पास संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो, गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े वर्ग के लोग भी समान अवसर मिले और राज्य नागरिकों की आवश्यकता बुनियादी जरूरतों के ऊपर पूरी की जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति। तो समाजवाद का जो भारतीय दृष्टिकोण है, भारत में समाजवाद का अर्थ तो राज्य द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय को स्थापित करना, ना कि जो पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण वाली जो व्यवस्था है। ये गांधीवादी समाजवाद है उसकी भावना से प्रेरित। इसमें जो आर्थिक विकास के साथ साथ नैतिकता और मानवता का जो ध्यान है उसको भी रखा जाता है। कब जोड़ा गया समाजवादी शब्द? तो समाजवादी जो शब्द है ना संविधान की ये मूल प्रस्तावना में नहीं था बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन में 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। अब प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहा गया है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, लेकिन ये सीमित रूप में। तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है परंतु ये केवल अनुच्छेद 386 के तहत ही संभव है, ऐसे कि सामान्य जो संविधान है संशोधन उसमें। महत्वपूर्ण तथ्य है तो संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे 42वें संशोधन में किया गया था, लेकिन संविधान के मूल जो ढांचे हैं उसको बदला नहीं जा सकता। तो केशव दान जो भारतीय बनाम तो राज्य के 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान का वो भाग है जिसमें संशोधन किया जा सकता है परंतु इसका जो मूल जो स्वरूप है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो प्रस्तावना की जो मुख्य विशेषता है उसको बात करते हैं। तो संप्रभुता की बात करते हैं। तो भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने जो निर्णय है वो खुद ले सकती है, अपने लिए कानून खुद बनाती है। समाजवाद तो आर्थिक और सामाजिक जो समानता है उसकी व्यवस्था, सभी को समान अवसर मिले, इस चीज का वो ध्यान रखती है समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष में राज्य में सभी धर्मों के प्रति समान अवसर हो, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा ना दिया जाए, ये धर्मनिरपेक्षता के अंदर ध्यान रखा जाता है। लोकतंत्र तो भारत की सरकार है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में होती है लोकतंत्र। जनता को इतने सारे मतदान के अधिकार भी दिए गए हैं। गणराज्य तो भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति द्वारा चुना गया प्रतिनिधि तय होता है, ये वशांगत नहीं है। ठीक है। न्याय तो नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उनसे पूजा की स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है। समानता में सभी जो नागरिक हैं उनकी दृष्टि बराबर होनी चाहिए, उन्हें समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। बंधुता तो सभी नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता की भावना होनी चाहिए। निष्कर्ष देख लेते हैं। प्रस्तावना भारत के संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें बताती है कि हम किस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। समाजवादी शब्द संविधान में इस उद्देश्य से जोड़ा गया है, भारत एक ऐसा देश बने जहां सभी को समान अवसर मिले और आर्थिक जो शोषण है उससे उनको मुक्ति मिल जाए। प्रस्तावना का संशोधित किया जा सकता है परंतु इसकी जो मूल भावना है उसको बदला नहीं जा सकता। तो ये प्रस्तावना की जो विशेषता है भारतीय लोकतंत्र के आधार पर एक स्तंभ की तरह साबित, एक खंभे की तरह साबित हुई है जो भारत को एक न्यायपूर्ण, समानता और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का लक्ष्य भी प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। संविधान किस प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, संक्षेप में बताइए। ठीक है। भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है
उसकी भी चर्चा कीजिए। परीक्षा देखते हैं इसका पहले। हाँ, तो इसके अंदर बताया गया है कि भारत का जो संविधान है वो नागरिकों को अधिकार कर्तव्य दोनों को संतुलन बनाए रखने का प्रदान करता है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, साथ में उनके समाज राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व को भी अपेक्षित करता है। तो इस आंसर में हम दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। संविधान किस प्रकार की स्वतंत्रता देता है और भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक कर्तव्य है उनकी व्याख्या करनी है। संविधान किस प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो जो संविधान है वो अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता राइट टू फ्रीडम की गारंटी देता है। ये स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज है, उसकी आत्मा और इसके बिना लोकतंत्र अधूरा है। तो अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त होता है। तो इसमें बताई गई है अनुच्छेद जो 19 है वो केवल भारतीय नागरिकों के 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने विचार बोलकर, लिखकर या किसी अन्य माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, तो नागरिक बिना हथियारों की शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र हो सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो संगठन, यूनियन, एसोसिएशन, पार्टी बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी स्थान पर निवास करने की, तो व्यक्ति भारत में कहीं भी जाकर बस सकता है। तो किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता है। अपने मनपसंद व्यापार, सेवा या व्यवसाय को चुनने और संचालित करने की लोगों को स्वतंत्रता है। तो अन्य जो स्वतंत्रताएं वो क्या है? अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो दिया गया है। अनुच्छेद 21A में 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा वो प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और नजरबंदी के समय कानूनी सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है। तो ये जो स्वतंत्रता है ये पूर्ण नहीं होती है, बल्कि इन पर संविधान उचित जो सीमा है वो लगा दी जा सकती है। और ये संवैधानिक व्यवस्था, नैतिकता और देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। तो भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है उसकी चर्चा करते हैं। तो जो भारतीय संविधान है इसमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में निभाने की अपेक्षा की गई है कि अनुच्छेद 51A में उल्लेखित है और इन्हें 42वें संविधान संशोधन में 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको, जिसमें से कुछ प्रमुख कर्तव्य ऐसे संविधान का पालन करना, उनके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना और उनका आदर भी करना, और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा करना। होता है जो राष्ट्र की सेवा करना, उसकी सुरक्षा करना, सभी के साथ समरसता और भाईचारे की भावना रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जीवों के प्रति करुणा रखना, दया भावना रखना उनके साथ। तो वैज्ञानिक सोच और मानवता की जो भावना है उसको बढ़ावा देना, सार्वजनिक जो संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो व्यक्तिगत और सामाजिक जो प्रयास है उसमें उत्कृष्टता लाना, ऐसी प्रथाओं को त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। 6 से 14 वर्ष की जो बच्चे उनको शिक्षा दिलाना, 86वां संशोधन 2002 के तहत। तो मौलिक जो कर्तव्य उनका महत्व ये है कि राष्ट्र के प्रति जो नागरिक है उनकी जिम्मेदारियों को दिखाता है। ये नागरिकों के कर्तव्य उनको जागरूक बनाता है। ये राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव को मजबूत करता है। हालांकि ये जो न्यायालय है ये पर्वतनीय नहीं है, फिर भी इनका जो पालन है वो समाज में अनुशासन और जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत संविधान एक संतुलित लोकतंत्र का निर्माण करता है जहां नागरिकों को अधिकार मिलता है और साथ ही उनको कर्तव्य निभाने की अपेक्षा भी की जाती है। संविधान हमें अभिव्यक्ति, व्यवसाय, निवास और स्वतंत्रता की जीवन की स्वतंत्रता है वो देता है, जिससे हम एक स्वतंत्र गरिमामय जीवन जी सके। और जहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य है जो नागरिकों को संविधान, राष्ट्र, समाज, पर्यावरण के प्रति इनके जिम्मेदार भी बनाती है। और जब हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य का पालन भी करेगा तो तभी एक सुशिक्षित, समर्थित और समर्पित राष्ट्र का निर्माण होना संभव हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। संवैधानिक प्रावधान के बीच विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण को इसकी व्याख्या कीजिए, और कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण में क्या अंतर है इस बात को स्पष्ट करना है। दोनों के ही समानता और संरक्षण की जो व्याख्या है वो पूछी गई है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो इसको बताना है हमें। तो इसका परिचय देख लेते हैं हम पहले। तो जो भारत का जो संविधान है वो इसका मूल उद्देश्य क्या है कि न्यायपूर्ण, समतापूर्ण
समतामूलक और लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना करना। इसका लक्ष्य यही है संविधान में नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों में विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए। तो इस आंसर में हम इसी चीज को पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान में जो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में राज्य जो भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेंगे, मतलब उनको अलग नहीं रखेंगे इससे। जिसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कानून की नजर में विशेष नहीं है, सभी के लिए कानून बराबर है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो दंडित करना भी उसके लिए जरूरी है, क्योंकि सभी को समान अवसर दिए गए हैं। सभी के लिए कानून की जो सीमा है वो बराबर दी गई है। तो सभी जो व्यक्ति है उनको कानून की सुरक्षा समान रूप से मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 14 दो भागों में बांटा गया है, विधि के समान समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। तो पहले ही फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, विधि के समक्ष समानता। तो ये नकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो या रंग हो, कानून के अधीन ही आता है। और ये जो विचार है ये ब्रिटिश कॉमन लॉ से इनसे लिया गया था, ब्रिटिश के टाइम आया था। तो यदि एक मंत्री और एक सामान्य नागरिक ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो दोनों पर ही समान रूप से जुर्माना लगा जाएगा, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। अब विधि के समान संरक्षण, तो इसमें बताया गया ये एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब ये है कि जो समान परिस्थितियां है उसमें समान कानून और सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी विशेष वर्ग या व्यक्ति असमान परिस्थितियों में है, जो विशेष सुरक्षा और सुविधा दी जा सकती है ताकि वो भी समानता का लाभ उठा सके। तो ये विचार जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया था। जैसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण एक विशेष संरक्षण है जिसे वो बराबरी में आ सके। तो विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान आरक्षण में अंतर क्या है? तो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान जो संरक्षण है उसकी बात करते हैं। ये जो विधि की समक्ष समानता है ये नकारात्मक सिद्धांत है और विधि के समान संरक्षण ये सकारात्मक सिद्धांत है। ये सभी व्यक्तियों के लिए कानून के अधीन लाता है और ये समान परिस्थितियों पर समान जो व्यवहार है वो सुनिश्चित करता है। ब्रिटिश कॉमन लॉ से इसको लिया गया था और इसको अमेरिकी संविधान से लिया गया था। सब पर समान जो नियम है वो लागू होता है और जरूरतमंद को विशेष कानून सुरक्षा भी मिल सकती है। इसका उदाहरण है कि सभी पर टैक्स नियम एक जैसे लागू हो, और यह है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन पर सब्सिडी देना। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा विकसित सिद्धांत, तो तर्क संगत जो वर्गीकरण है उसको ध्यान में रखा गया कि राज्य यदि किसी वर्ग को जो विशेष सुविधा देता है तो ये भेदभाव नहीं माना जाएगा कि जब वो वर्गीकरण तर्क संगत हो तभी जो स्पष्ट रूप से उसके उद्देश्य माना जाए। तो मनमाना व्यवहार वर्जित, तो राज्य किसी के साथ अनुचित या मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। महत्व की बात करें तो ये लोकतंत्र कानून के शासन का मूल आधार है। समाज में समानता, निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करता है। आरक्षण, सब्सिडी, विशेष जो कानून है इसके उपायों में भी अनुच्छेद की छाया में ये वैध माने जाते हैं यदि उनका उद्देश्य समानता का वास्तविकता माने। मतलब इसमें ये है कि जो लोकतंत्र है वो कानून के शासन के एक मूल आधार बन गया है। इसमें समानता, निष्पक्षता और जो न्याय है वो सुनिश्चित करता है, और साथ में जो आरक्षण की रीति है, सब्सिडी है, विशेष जो कानून है उसके उपायों को भी अनुच्छेद की छाया में वैलिड माना गया है। तो इसका उद्देश्य समानता को वास्तविकता बनाना ही है। ठीक है, तो निष्कर्ष देखते हैं इसका। तो अनुच्छेद 14 केवल जो कागजी समानता नहीं है बल्कि वास्तविक समानता का लक्ष्य भी है। विधि के समक्ष समानता सभी नागरिकों को कानून के अधीन लाती है, जबकि विधि का समान संरक्षण ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी जो असमानता है किसी के अवसरों को रोका या बाधित ना किया है। यही कारण है कि भारत में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सुविधाएं दी जाती है ताकि वो भी समान अवसर प्राप्त कर सके, और दोनों सिद्धांतों को समन्वय, दोनों को सामने समान अवसर रूप से रखा गया है। तो भारतीय संविधान की समाजवादी और न्यायिक जो भावना है उसको साकार रूप से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, और संविधान में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। तो परिचय देख लेते हैं। भारत का जो संविधान है वो शेष के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है।
ये न केवल सबसे लंबी जो लिखित संविधान है, बल्कि उसको अपना व्यापक समावेशी स्वरूप के कारण इस संविधान की विविधता को एकता में बांधने वाला दस्तावेज भी है। भारतीय संविधान के अंदर कई विशेषताएं ऐसे अन्य देशों को संविधान से अलग बनाती हैं। साथ में संविधान में शासन के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। इसको देखेंगे अब। सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं वो क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि लिखित और विस्तृत जो संविधान है उसमें, तो भारतीय संविधान में संविधान के जो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 400 अनुच्छेद बताए गए हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। और संख्यात्मक ढांचा, तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सरकारें हैं, इसके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अनुच्छेद 245 से 263 तो इसके बीच में बताया गया है इसके बारे में, संख्यात्मक ढांचे के बारे में। संविधान की सर्वोच्चता, तो ये जो संसद और राज्य जो विधानसभा है वो केवल संविधान की सीमाओं के भीतर ही कानून बना सकती है। तो मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो नागरिक है, नागरिकों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और समानता के अधिकार भी लोगों को दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। तो मौलिक जो कर्तव्य और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 और सरकार की ये सामाजिक आर्थिक नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में तय किए गए। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायपालिका से स्वतंत्र बनाया गया है ताकि वो निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सके। धर्मनिरपेक्षता के अंदर राज्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है और ना ही किसी एक धर्म का विरोध करता है, सभी धर्मों को समान रूप से ही देखता है। लोकतंत्र, भारत में सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए ही होती है, मतलब इनके द्वारा ही चुनी जाती है। तो वयस्क नागरिकों को समान मतदान का अधिकार है वो दिया गया है। संविधान का लचीलापन और कठोरता, तो इसमें कुछ संशोधन आसानी से होते हैं क्योंकि कुछ में केंद्र और राज्य दोनों की सहमति जरूरी होती है, जैसे अनुच्छेद 668 में। और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, सीए जैसी संस्थाएं, ये संस्थाएं लोकतंत्र संविधान का जो निष्पक्ष उसको बनाए रखने में सहायक होती हैं। शक्तियों का पृथक्करण, इसका मतलब है कि जो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत यही कहता है कि शासन के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। अब मूल उद्देश्य क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण रोकना, तो लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखना और एक दूसरे की जांच और नियंत्रण भी रखे जाना, तो ये इनका मूल उद्देश्य होता है। भारत में स्थिति, तो भारत में शक्तियों को जो पृथक्करण है वो पूर्ण रूप से नहीं है बल्कि लचीलापन सहित स्वीकार किया गया है। संविधान में इन तीनों अंगों की जो भूमिका है वो अलग है, जिसमें से कुछ हद तक सहयोग और सामंजस्य भी बनी है। उदाहरण से विधायिका जो है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और जो न्यायपालिका है ये देखती है कि जो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। लेकिन जो संसद है वो राष्ट्रपति को हटा सकती है, ठीक है, और न्यायालय है वो संसद के बनाए कानून को असंवैधानिक भी ठहरा सकती है, ये न्यायपालिका कर सकती है। महत्व क्या है इसके? इसमें लोकतंत्र मजबूत होता है, शक्तियों का जो दुरुपयोग है उसको भी रोका जा सकता है, सबको समान अवसर दिए गए हैं, किसी सबके जो काम है वो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। तो एक अंग यदि संविधान से बाहर हो जाता है तो अन्य अंगों से संतुलित कर सकता है। निष्कर्ष, तो हमारे संविधान की जो विशेषता है उसकी समग्रता, संतुलन, लोकतांत्रिक संभावना इसको दिखाती है। ये संविधान भारत की विविधता को जोड़ती है और एक मजबूत राष्ट्र की नींव भी रखती है। तो वही शक्तियों के पृथक्करण को सिद्धांत शासन की प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। तो भारत के अंदर सिद्धांत को लचीला रूप से अपनाया गया, जिसमें तीन अंग आपस में मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। तो यही व्यवस्था भारत के लोकतंत्र की सफलता की नींव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए और धर्मनिरपेक्षता के शब्द की व्याख्या कीजिए। धर्मनिरपेक्षता की जो भारतीय अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी जो अवधारणा है उसके बीच में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता जो भारतीय संविधान का एक जो मूलभूत मूल्य है, जो भारत की जो बहुधार्मिक, सांस्कृतिक, बहुभाषी समाज में भी सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण की वकालत करती है। धर्मनिरपेक्षता केवल सरकार का या धर्म से अलगाव नहीं है बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान और समान व्यवहार करने की नीति है। तो इस आंसर में हम यही चीज देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या, तो धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ है, जो मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको, कि राज्य का किसी भी विशेष धर्म को ना अपनाना, ना किसी विशेष धर्म का विरोध करना। तो धर्म जो राज्य है वो सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है। नागरिकों को धर्म मानने,
नाम मानने या जो बदलने की जो पूरी स्वतंत्रता है वो नागरिकों के पास ही होती है। इसमें राज्य या लोकतंत्र या संविधान में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। धर्म के आधार पर किसी भी सरकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई धर्म के नाम पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के रूप है कि संवैधानिक आधार में, तो प्रस्तावना में, तो 42वें संशोधन में 1976 के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसकी गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है उनके पास। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थानों को संचालित करने का अधिकार है। धार्मिक उद्देश्य के लिए कर नहीं लगाया जाएगा और शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता भी है और निषेध भी है, ये उनके हाथों में। तो ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में बताई गई है। तो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों के प्रति समान रूप से सम्मानपूर्ण निरपेक्षता को दिखाया गया है। तो सर्वधर्म संभव। तो इसके डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। तो जो भारतीय अवधारणा है वो राज्य सभी धर्मों को समानता और संरक्षण देती है, बल्कि जो पश्चिमी अवधारणा है वो राज्य पूरी तरह से धर्म से अलग होता है और न किसी धर्मनिरपेक्ष हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती है। इसमें ये धर्म को सब सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा माना जाता है। इसमें धर्म को व्यक्ति की निजी आस्था तक ही सीमित रखा जाता है। राज्य धर्म के बीच संतुलन बनाता है और धार्मिक जो अल्पसंख्यक की सुरक्षा है वो करता है। राज्य किसी भी धार्मिक गतिविधियों से ही दूर रहता है। भारत में धार्मिक त्योहारों को सार्वजनिक अवकाश मिलता है। अमेरिकी, फ्रांस में राज्य धार्मिक जो पर्व है उसमें ये सब शामिल नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता का महत्व भारत के अंदर, तो जो धार्मिक सहिष्णुता है उसको बढ़ावा दिया जाता है। सामाजिक एकता में अखंडता को मजबूत करता है। धार्मिक अल्पसंख्यक को समान अधिकार सुरक्षा देता है। राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को रोकता है और सभी नागरिकों को समान अवसर देता है बिना धर्म के आधार पर भेदभाव किए गए। तो निष्कर्ष देखते हैं इसका। धर्मनिरपेक्षता जो क्षेत्र जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है ये भारत जैसे बहुधार्मिक समाज को जोड़कर रखती है और सभी धर्मों के प्रति समान अवसर दृष्टिकोण का भाव भी रखती है। तो जबकि जो पश्चिमी देश है उसमें धर्म और राज्य के बीच में दूरी रखी जाती है। यहाँ पर जो है भारत में राज्य हर धर्म को समान जो समानता है उसको करता है, सभी को संरक्षण देता है। सभी जो धर्मनिरपेक्ष की जो विशेषता है वो ना तो ईश्वर विरोधी है और ना ही ईश्वर समर्थक है। तो ये जो सभी धार्मिक आस्था है इसके प्रति सम्मान और न्याय की भावना को भी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लिखनी है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ दो पर लिखनी है, हम सबके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 या 3 लिखने हैं तो वही इतने ही लिखने, सारे नहीं करने होते। तो अब देख लेते हैं इसको। लोकतंत्र है फर्स्ट, तो लोकतंत्र के बारे में बताना है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के माध्यम से ही चुनी जाती है और इसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार, ये सब चीजों का अधिकार उनको प्राप्त होता है। तो भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहाँ पर हर नागरिक को मतदान का अधिकार भी प्राप्त होता है। तो शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों के विभाजन में 3 जो शाखाएं हैं वो बताई गई हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये इसके बीच जो शक्तियों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी संस्था अत्यधिक शक्ति का प्राप्त है वो न कर सके, लोकतंत्र में संतुलन बना रहे। और भारत में ये सिद्धांत संवैधानिक ढांचे का भी हिस्सा बना हुआ है। धर्मनिरपेक्षता की बात करें, धर्मनिरपेक्षता कि जो राज्य किसी भी एक पक्ष धर्म के पक्ष नहीं लेती है, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देती है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो सर्वधर्म समभाव इसी का विस्तार है, जिसका मतलब है सभी धर्मों के प्रति समान भाव और आदर रखना चाहिए। ये भारतीय समाज की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है कि सभी धर्मों को एक समान रखा गया है। संघीय गणराज्य, तो ये एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का जो वितरण केंद्र है जो राज्य सरकारों के बीच किया गया है। जिसमें देश का जो प्रमुख है राष्ट्रपति वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है, तो किसी के द्वारा चुना जाता है, बल्कि ये जनता द्वारा ही होता है। तो भारत एक संघीय गणराज्य है। ये केंद्र या राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधि द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो हमने हमारे 10 क्वेश्चन दो कंप्लीट कर लिया है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। और इसकी पीडीएफ आपको अगर किसी को बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।